रात काफ़ी हो गई थी और मैं अपने ससुराल के घर के बाहर बैठकर लगातार रो रही थी। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था जो मुझ पर अचानक से टूट पड़ा था। मैंने तो कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा था, तो फिर ये सब लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे? तरह तरह के ख्याल थे जो मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। कब से मैं बाहर बैठी थी, लेकिन किसी ने भी मुझे हमदर्दी जताने या फिर मुझसे अपने घर ले जाने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि मेरा कोई मायका नहीं है। मेरी विदाई के वक्त चाची ने साफ शब्दों में मुझे और मेरे ससुराल वालों को कह दिया था, अब से सुमन आपकी है, बहुत रह लिया है इसने यहाँ, इसलिए अपना दिल ससुराल में लगाने की कोशिश करना और यहाँ सब भूल जाना। उनकी बात सुनकर मैं दांतों तले उंगलियां दबा बैठी। भला ऐसा कहाँ होता है? बेटी को विदा करते वक्त कौन इस तरह की दो टूक बात उससे कहता है? लेकिन कहते हैं ना कि मायके वाले ही इज्जत बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी। पहले मेरे ससुराल में मेरी इज्जत थी, लेकिन जब चाची ने ऐसी बात कही तो मेरी कमर ढीली पड़ गई। पहले ही दिन मेरी सास ने मेरे साथ बहुत कठोर रवैया रखा। मैं कमरे में बैठी थी जब वो बड़े ही गुरूर के साथ कमरे में आईं और कहा, देखो, यहाँ जितनी छूट और आज़ादी मिले उतनी ही लेना। अपना दिल और मर्जी दोनों को कफन बनाकर दफन कर देना, और बाकी इस घर के जो भी तौर तरीके होंगे वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और अभी उठकर ये कपड़े बदल लो। तुम्हारा पति वहाँ बाहर उल्टियाँ कर रहा है और तुम यहाँ मज़े से सजी सवरी बैठी हो। चलो, तुम्हारे पति ने फर्श गंदा कर दिया है, उसे चलकर साफ करो। मैं जो दुल्हन बनी अपनी सेज पर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, ये सब सुनकर हैरान रह गई। मगर मैं क्या करती? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं तुरंत कपड़े बदल कर गई और सारा काम समेटा। मेरे पति ने तो मुझे दुल्हन बने हुए आंख भरकर भी देखा नहीं था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सफाई करने के बाद मैंने अपनी छोटी नंद से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भैया को? वो चौंकते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, आपको नहीं पता क्या? आपको सच में नहीं पता? मैं भी हैरानी से बोली, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। भैया को तो कैंसर की बीमारी है ना, इसीलिए उन्हें इस तरह की उल्टियाँ होती रहती हैं। ये सुनकर तो मैं गिरते गिरते बची। वो पल मुझे किसी कयामत से कम नहीं लगा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि चाची मुझसे अपनी जान छुड़वाने के लिए एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी करवा देंगी। क्या आपको ये बात पता थी? मैंने अपने लहजे और आवाज़ पर काबू करते हुए धीरे से पूछा। आराम भरे अंदाज में बोली, हाँ, आपकी चाची को तो हमने पहले ही पूरी सच्चाई बता दी थी। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? अब वो मुझसे ये सब पूछ रही थी, लेकिन मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इनकार में सिर हिलाकर ही उसकी बात का जवाब दे देती। जैसे तैसे करके मैं कमरे में पहुंची तो वहां अजय पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, जिससे मुझे यही लगा कि वो शायद सो गया है। मैं उसके बगल में बैठकर ही बिना आवाज़ के आंसू बहाने लगी। तभी उसने अचानक कहा, सुमन, इधर आओ मेरे पास। मैंने चौंक कर ऊपर उठी तो मेरा पति जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। ये देखकर मुझे पहले से भी ज़्यादा रोना आ गया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को गले में ही बंद कर लिया और अजय के पास जाकर बैठ गई। वो मेरे दोनों हाथों को थाम कर बोला, मैं समझ सकता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत बुरा है, मगर तुम मेरी बात का भरोसा करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं खुद तो इतनी बड़ी तकलीफ़ झेल ही रहा था और इसीलिए मैं किसी और को ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। लेकिन तुम जानती हो, माँ की वजह से मैं मजबूर हो गया। वो कहती थी कि हो सकता है शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी और किस्मत कुछ बदल जाए, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ज़िंदगी तो मेरी उतनी ही है जितनी लिखी जा चुकी है, और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने दिन भी जिंदा रहूँ तुम ना रो, तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू ना निकले। हम हर पल खुशहाली के साथ गुजारें, और उसके बाद मैं ये प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे लायक जीवन साथी मिल जाए और तुम उसके साथ हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मैं जब अजय की तरफ देख रही थी तो वो बड़ा ही खुशदिल इंसान लगा। वो इतनी तकलीफ़ में था, लेकिन उसकी अच्छाई उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एकदम से ही मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का सा महसूस होने लगा। ये सोचकर कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो क्यों ना जितना भी वक्त बचा है वो हम अच्छे से गुजारें।
मैं अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी तो मुझे भरोसा है कि वो उनकी ज़िंदगी ज़रूर बढ़ा देंगे। उस वक्त मुझे अपनी सारी तकलीफ़ और परेशानी हवा में घुलती हुई महसूस हुई। कोई शख्स इतनी नरमाहट और खूबसूरती से भी बात कर सकता है, ये मैंने जब अपने पति को बोलते सुना तब जाना। वो इंसान बहुत प्यारा था, दिल से भी और आत्मा से भी। बीमार होने के बावजूद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कमरे के अंदर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी राज्य की राजकुमारी हूँ। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलती, मेरी सास मुझ पर तानों के हमले शुरू कर देती। मैंने कसम खाई कि सास का मेरे साथ जो भी रवैया है वो मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। वो पहले ही काफ़ी बीमार हैं, तो मेरी कोई भी बात उन पर बुरा असर डाल सकती है। वो 2 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन हफ्तों में से एक थे। जब मेरी सास ने देखा कि मैं खुश रहने लगी हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका बेटा भी अब काफ़ी खुश नज़र आने लगा है, तो उनका रवैया भी मेरे साथ ठीक तो नहीं, अलबत्ता नरम ज़रूर होने लगा। अब वो मेरा ध्यान रखने लगी थी, अजय के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन सास अजय के पास बैठी हुई थी और मैं उस वक्त किचन में थी। मुझे किसी काम से जब अजय के कमरे में जाना पड़ा तो सास की बातें मेरे कानों में पड़ी। देखा बेटा, कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। भला कौन दुल्हन होती है जो शादी वाले दिन ही अपने पति की उल्टियाँ साफ करने लग जाए। मैं तुम्हारी शादी इसीलिए ही की क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि जब मेरे बच्चे को मानसिक सुकून मिलेगा तो उसकी सेहत भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। मैं कमरे में अंदर जाने की बजाय वापस किचन में चली गई। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने अपने पति की वजह से ही अपनी सास का दिल भी जीत लिया था। लेकिन मैं अपनी किस्मत के उस झटके से अनजान थी जो उसी रात मुझे मिलने वाला था। शाम से ही अजय की हालत काफ़ी ख़राब थी। हालांकि मैंने उसे रात की दवाई दे दी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार यही कह रहा था कि उसे घबराहट हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। जबकि देखा जाए तो मौसम भी उस दिन गर्म था। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। मेरी सास किसी शादी पर गई हुई थी। मैं उन्हें लगातार फ़ोन कर रही थी, लेकिन शायद वहाँ शोर की वजह से उन्हें रिंगटोन नहीं सुनाई दे रही थी। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी तो अजय ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहा, सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी ज़िंदगी शायद इतनी ही थी। तुमने इन 2 हफ्तों में मुझे जो खुशी दी है वो सारी उम्र नहीं मिली। हमेशा हर किसी ने बेचारा समझकर मेरे साथ अजीब व्यवहार किया। तुमने मुझे पति समझकर इज्जत दी। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम अपनी ज़िंदगी को रोकोगी नहीं, बल्कि अपना घर बसाओगी, शादी करोगी। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा याद करना, क्योंकि मैं भी मरने के बाद तुम्हें हमेशा याद करूँगा। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और मैं लगातार उसे एक ही बात कह रही थी कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। मगर अंदर ही अंदर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि शायद अब अजय का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं फिर से अपनी सास को लगातार फ़ोन करने की कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। और फिर ठीक 1 घंटे बाद वही हुआ जिसका डर था। अजय की सांसें बंद हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही झटके में मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब मेरी सास और ननद घर वापस लौट कर आईं तो अजय इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। जब उन्हें पता चला कि अजय नहीं रहा तो मेरी सास ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। तूने ही मेरे बच्चे की जान ली। तू तो शुरू से ही उसका साथ निभाना नहीं चाहती थी। जो भी कर रही थी वो बस हमारे सामने दिखावा ही कर रही थी। मैं उनकी बातों को बार बार नकार रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही मुजरिम साबित कर दिया। अच्छा भला मेरा बेटा ठीक हो रहा था। तुम्हें मौका नहीं मिला उसकी जान से छुटकारा दिलाने का। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास बिल्कुल अकेला छोड़ कर गई और फिर वो एक ही रात में इस दुनिया से भी चला गया। घर में काफ़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। मेरी सास ने मुझे अपने पति के पास तक नहीं आने दिया। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अजय के बिना अब इस घर में मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं अब यहाँ कैसे रहूँगी, क्योंकि ये लोग तो शायद मुझे जान से ही मार देंगे, इसी गलत फहमी में कि अजय को मैंने ही मारा है। हे भगवान, मेरी सुरक्षा करना, मैंने मन ही मन कहा। जब आखिरी बार मैं अजय के पास गई तो सब लोग उसकी अर्थी उठाकर ले जा रहे थे। तभी मेरी सास ने बहुत बुरी तरह से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और मेरा सिर जोरदार तरीके से दीवार से टकराया। फिर मोहल्ले की औरतें भी मेरी तरफदारी करने लगीं। भला ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुम्हें?
इस लड़की से कि अपने बेटे का मुंह तक भी नहीं देखने दे रही हो इसे। ये सुनकर मेरी सास ने सबके सामने ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। इस कलमोही को कैसे देखने दूं अपने बेटे का चेहरा? इसने ही तो मेरे बेटे की जान ली है। इधर जैसे ही अजय की अर्थी घर से बाहर निकली, मेरी सास ने तुरंत ही बालों से पकड़कर घसीटते हुए मुझे भी गली के बाहर दरवाजे से निकाल दिया और कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो मुझे छोड़कर चला गया। अब तुम्हारा इस घर पर कोई भी हक नहीं बचा है। वहीं जा जहाँ से तू आई थी। मैं रोते हुए इस दरवाजे के बाहर बैठ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे हमदर्दी वो तो वहीं पर सब लोगों की ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ सभी लोगों ने मेरी सास की बात पर भरोसा कर लिया कि अपने बीमार पति की जान मैंने ही ली है। रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी। जब दूर दूर तक देखा तो दुकानें और घर सब बंद थे। कोई भी इंसान बाहर चलता फिरता नहीं दिख रहा था। अपने पति के गम के बाद अब एक अजीब सा डर मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मैंने अपना दुपट्टा अच्छे से अपने आसपास लपेटा। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो गली की शुरुआत से ही एक आदमी गली में दाखिल हो रहा था। उसे देखकर मेरी सांस गले में ही अटक गई, लेकिन मैं जैसे तैसे खुद को संभाल कर वहीं पर बैठी रही। हर गुजरते पल के साथ वो आदमी मेरे ही पास आता जा रहा था। फिर भी मैं खुद को तसल्ली देते हुए बैठी रही कि ये काफ़ी लोगों से भरा इलाका है, यहाँ भला वो मुझे परेशान क्यों करेगा। लेकिन जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया, मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उस आदमी के कदम ठीक मेरे सामने आकर रुके। ज़मीन की तरफ देखते हुए मुझे उसके मैले कुचैले गंदगी से सने पांव दिखाई दिए। मैं भगवान से दिल ही दिल में बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके ये बस यहाँ से चला जाए। लेकिन जब वो 1-2 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा तो मैंने हिम्मत करके सिर उठाकर उस आदमी पर एक नज़र डाली। वो एक नशेड़ी था जो बदबूदार जिस्म और नशीली आंखें लेकर खड़ा मुझे घूर रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? मैं हकलाकर बोली, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। उस वक्त पूरी गली में हम दोनों के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। वो एकदम से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़कियाँ अपने घरों में अच्छी लगती हैं। एक नशेड़ी आदमी से मैं इतनी समझदारी वाली बात करने की उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकती थी, बल्कि उसके ऐसी बात करने पर मुझे सच में झटका सा लगा। मतलब, कहना क्या चाहते हो? मैंने ठंडी सांस लेते हुए पूछा तो वो भी अपने कंधे उचकाकर बोला, तुम तो देखने में समझदार लग रही हो, तब भी क्या इतना भी नहीं जानती कि रात के वक्त सड़कों पर इंसान नहीं जानवर घूमते हैं जो इतने बड़े दरिंदे होते हैं कि ना तो जानवरों को छोड़ते हैं और ना ही इंसानों को। उसकी दूसरी बात सुनने के बाद तो अब मैं पहले से भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम भला मुझसे क्या चाहते हो? तो वो बड़ी नरमी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ और दोबारा इस समय घर से बाहर कहीं भी इधर उधर मत निकलना। कहाँ से आ रही हो तुम? मैंने उससे कहा, हुलिया देखा है तुमने अपना? तुम पर कौन भरोसा करेगा? और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ भी बैठूं, तुम्हें इससे क्या? ये सुनकर वो ठीक मेरे सामने आकर ज़मीन पर बैठ गया और बड़ी ही संजीदगी से बोला, देखो मैडम, जो दिख रहा होता है ना, असल में सब कुछ वैसा ही नहीं होता। मैं वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठने लगा। तब मैं तेजी से बोली, अच्छा तो तुम नशेड़ी नहीं हो? ये सुनकर वो कंधे उचकाकर बोला, तुम्हें इससे क्या? इससे पहले कि वो वहाँ से चला जाता, मेरे दिल ने उस वक्त मुझसे कहा कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तो भगवान खुद कोई और रास्ता निकाल देता है, और शायद ये नशेड़ी आदमी उसी रास्ते की एक कड़ी है। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, मेरा कोई भी घर नहीं है। तो वो चौंक कर मुझे देखते हुए बोला, लगता है आज ही दरबदर हुई हो। चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, लेकिन याद रखना, अगर मेरे साथ चल रही हो तो फिर मुझ पर यकीन करके ही चलना, वरना यहीं बैठी रहो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेकर अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बस मुश्किलें ही देखी थी। आसानी का मतलब तो मुझे सिर्फ अजय के साथ रहकर ही समझ आया था। अगर उस नशेड़ी के साथ जाने के बाद 2-4 मुश्किलें आ भी जाती तो मेरे लिए ये मामूली बात होती। हो सकता है ये मेरी कोई गलतफहमी हो और मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैं हाथ झाड़कर उठकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ी दूरी बनाकर चलना, समझ गई हो ना? किसी को शक नहीं होना चाहिए
कि तुम और मैं साथ में हैं। तुम मुझसे आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, और जहाँ पर मुड़ना होगा मैं तुम्हें धीरे से पीछे से बता दूंगा। उसके मुंह से अपनी सुरक्षा को लेकर कहे गए शब्दों को सुनकर एक लम्हे के लिए मैं हैरान जरूर हो गई थी, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि बैठकर और भी कोई फिक्र करूं। तो उसके बताए हुए निर्देशों को सुनते हुए मैंने अपना पहला कदम उस रास्ते की तरफ उठाया, जो कि काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद हम दोनों बहुत दूर निकल आए थे। तकरीबन हम शहर के आखिर में पहुंच चुके थे। इसके आगे कुछ गांव और कच्ची बस्तियां शुरू होती थीं। रास्ता बताते हुए वो मुझे एक कच्ची बस्ती में ले आया, जहां शहर के सबसे गरीब तबके के लोग इकट्ठा हुए थे। ये कौन सी जगह है? मैंने हैरानी से पूछा तो वो कंधे उचकाकर बोला, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई सवाल करना चाहिए, इसलिए चुपचाप चलो और खामोशी से मेरा साथ दो। कच्ची बस्ती में आकर अब वो मेरे बराबर में ही चलने लगा था। चल चल कर मेरी टांगें दुखने लगी थीं, लेकिन उस नशेड़ी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इतनी दूर चलने के बाद भी उस पर कोई असर पड़ा हो। शायद इतनी दूरी उसके लिए मामूली थी। कुछ ही देर में हम लोग एक छोटी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जिसमें कुल मिलाकर बस 3 मंजिलें ही थीं और जिसकी हालत एकदम खस्ता थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। तब उस लम्हे पहली बार मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, लेकिन उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी, और मजबूरियां इंसान को हर वो काम करने के लिए उकसा देती हैं जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़कर मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हो गई। अंदर जाकर मैंने देखा कि रिहायशी इलाका अलग था और एक तरफ सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो नशेड़ी मुझे ऊपर ले आया। दूसरी मंजिल पर आकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बदबू के गुबार मेरी नाक में भरने लगे। मैंने घबराकर नाक पर अपना दुपट्टा रख लिया। वो नशेड़ी मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। हम सब जब अंदर आए तो उसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम वहाँ पर सो सकती हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिल्कुल भी मत बताना। मैं तुम्हें सिर्फ रहने के लिए छत दे सकता हूँ। बाकी की ज़िंदगी तुम्हें खुद अपने भरोसे पर ही गुजारनी है। मैं उस इंसान की बातों पर जितना हैरान हो रही थी वो कम ही था। नाम क्या है तुम्हारा? इतनी देर में मैंने ये पहला सवाल किया तो वो कहकहा लगाकर बोला, कुछ भी हो सकता है। चलो अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जब वो दूसरे कमरे में चला गया तो मैं उस कमरे में आ गई जहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए गहरी सांस लेकर मैं फर्श पर ही लेट गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा सिर्फ स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, इसीलिए शायद वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही ठंडे फर्श पर लेटी तो मुझे अजय की याद आने लगी। वो भी अब स्वर्ग में पहुंचकर अपने हिसाब किताब में व्यस्त होगा। ये सोचकर मुझे बहुत रोना आया और मैं रोने लगी, और फिर ना जाने कब यूं ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो सुबह का वक्त हो रहा था। कुछ देर बाद कुंडी बजी तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा कि सामने वही नशेड़ी खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। तुम तो लगता है कि घोड़े बेचकर ही सो गई हो। कितनी बार मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर वापस चला गया। मुझे भी आखिर काम धंधे पर जाना है, तो इसीलिए इस बार मैंने हिम्मत करके तुम्हें जगा दिया। कल ही मेरा पति मरा है, मैंने सपाट लहजे में कहा तो वो बड़े ही सुकून भरे अंदाज में बोला, ओहो, ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन सुनो, इस दुनिया में जिंदगी दुख के साथ नहीं गुजारी जा सकती, इसे हर हाल में जीना पड़ता है। खैर, फिलहाल तुम नाश्ता करो, फिर शाम को मिलेंगे। और मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ, इसलिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश मत करना और ना ही खिड़कियों से बाहर झांकना। ये तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ हर इंसान शरीफ हो। ये इलाका जरा खतरनाक है। कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ रहने के तौर तरीके पता चल जाएंगे। इसके बाद तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, मगर अभी मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हारी खातिर अपना काम नहीं छोड़ सकता। तुम नशेड़ी नहीं हो ना, बस बनने का ड्रामा कर रहे हो, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं बन रहा, वरना अगर बनना चाहूँ तो तुम्हें कभी भी शक ना हो। अब मैं और ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैं शाम को आऊँगा, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और हाँ, अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर झांकने की कोशिश मत करना। तो इस तरह से कह रहे हो तुम जैसे
तुमने दुनिया की हर सुख सुविधा तुम मुझे दे रखी हो। मुझे ना बाहर जाना है, ना इधर उधर झांकना है, ना कमरे से निकलना है, तो क्या करूँगी यहाँ बैठकर? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। शायद मैं निश्चिंत हो गई थी कि चार दीवारी में मैं सुरक्षित हूँ। रात को तो तुम्हारी जुबान इतनी नहीं चल रही थी, लेकिन खैर, होता है। जब इंसान को ये भरोसा हो जाए कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, तो फिर वो बातें करने लगता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं उसकी बातों पर हैरान रह गई कि उसे मेरे मन में चल रही बातों का किस तरह से अंदाजा हो गया, मगर तब तक वो जा चुका था। उसके जाते ही मैंने नाश्ता किया। उसने बैग में 2 आलू के पराठे रखे थे और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि कल शाम से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। वो खाना खाते हुए मुझे अपनी एक दिन पहले वाली हालत याद आ रही थी, जब मैं अजय की पत्नी के तौर पर अपने ससुराल में ना सिर्फ रह रही थी, बल्कि उन लोगों के सारे काम भी कर रही थी। और आज मैं अजय की विधवा बनकर इस तरह से दर बदर भटक रही थी। पता ही नहीं चला कि कब खाना खाते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें मैंने साफ करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर फर्श पर लेट गई। जब लेटे लेटे थक गई तो उठकर पूरे घर का जायजा लेने लगी। वहाँ पर 3 कमरे थे। एक कमरा लॉक था और एक कमरे की कुंडी लगी थी। तीसरा कमरा मेरा था, जहाँ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक कोने में बाथरूम और छोटा सा किचन था, जहाँ पर एक 2 किलो का सिलेंडर और कुछ टूटे फूटे बर्तन रखे थे। वहाँ पर 3 से 4 खिड़कियाँ भी थीं, जो उस वक्त बंद थीं, लेकिन मैंने उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर उन खिड़कियों को हल्का सा खोल कर देखा तो बाहर का नज़ारा साफ दिखाई देने लगा। बाहर भी उसी इमारत की तरह और भी छोटी छोटी कई इमारतें बनी हुई थीं, लेकिन वो इलाका बहुत ज़्यादा गंदा था। पूरा दिन मैं एक कोने से दूसरे कोने में घूमती रही। जब इससे भी मैं थक गई तो जो कमरा खुला हुआ था, एक बार फिर मैं वहां जाकर देखने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उस कमरे में कुछ भी रखे होने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, उसे तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर रखा था, जिसमें भगवान थे और उनके आगे दिया भी जल रहा था। इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे वाकई में भगवान की ज़रूरत थी। मेरी शुरू से ही आदत रही थी कि मैं हर रोज़ आरती करती थी। मैंने जैसे ही भगवान को देखा तो मैं तुरंत ही उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और अपने पति की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के बाद जब मैं उस कमरे से बाहर आई, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पहले तो मैं चौंक गई, लेकिन फिर मुझे जल्दी ही याद आ गया कि इस वक्त मैं किसी और के घर में मौजूद हूँ, तो इसीलिए मैं निश्चिंत हो गई। उस आदमी ने मुझे देखते ही एक बैग पकड़ा है जिसमें खाना था। मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। जब खाना खा चुकी थी तो कुछ सोचते हुए उस आदमी के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। वो पूरा कमरा तरह तरह के डिब्बों से भरा हुआ था। ये सब क्या है? मैंने हैरत से पूछा। वो बड़ी ही संजीदगी से बोला, क्या मैंने तुम्हें इस बात की इजाज़त दी कि तुम इस कमरे में आओ? उसके सख्त जवाब पर मैं खामोश हो गई। सच में ये बहुत गलत था कि बिना किसी इजाज़त के यूं ही किसी के कमरे में चले जाना। वो अपने काम में दोबारा व्यस्त हो गया। उसके आसपास छोटे छोटे लिफाफे पड़े हुए थे, जिनमें वो सफ़ेद रंग का कोई पाउडर भर रहा था। तुमने मेरी मदद क्यों की? आखिरकार मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो कल रात से मैं उससे पूछना चाह रही थी। मतलब अब मदद करने पर सवाल और जवाब भी झेलने होंगे। वो अपने काम में बुरी तरह उलझा हुआ था और बिना सिर उठाए ही उसने मेरी बात का जवाब दिया, क्योंकि आजकल बिना किसी फ़ायदे के कोई किसी की भी मदद नहीं करता है। तो तुम भी अब अपना फ़ायदा बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, ताकि मैं तुम्हारा ये एहसान जल्द से जल्द उतार सकूं। सही कह रही हो। खैर, अगर तुम्हें काम करने की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है। ये देख रही हो, ये सब ही तुम्हारा काम है और इसमें ही तुम मेरी मदद करोगी। जिन जिन इलाकों में मैं कहूँगा वहाँ वहाँ इसे पहुँचाना होगा, क्योंकि औरतें इस काम को करने के लिए ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। बस मुझे तुम्हारी यही मदद चाहिए। हाँ या ना बोलने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि ये काम तुम्हें अब करना ही होगा। ये बात उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कही और फिर वो दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ?
मेरे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। मैंने एकदम कदम पीछे हटाया तो वो आदमी धीरे से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम डर गई हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। हम सभी जीने के लिए लड़ रहे हैं, बस लड़ने के तरीके थोड़े अलग हैं। वो बिल्कुल सही कह रहा था। वाकई में इसके अलावा मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। ये कौन सी जगह है? क्या तुमने मुझे अगवा किया है? मेरे मुंह में जो आया मैंने तुरंत ही पूछ लिया। वो बड़े ही शांत लहजे में बोला, अगवा करने का तरीका मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग होता है। तुम तो यहाँ पर अपनी मर्जी से चलकर आई हो और रह रही हो। अगर बात इलाके की है तो ये तुम्हारा ही शहर है। बस ये शहर का वो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर किसी की भी नहीं चलती, ना पुलिस की ना कानून की। यहाँ हर तरह का जुर्म होता भी है और परवान भी चढ़ता है। ये जगह पूरे शहर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझी जाती है। और बधाई हो, अब तुम भी इसी जगह का एक हिस्सा हो। इधर आओ मेरे साथ, ये पैकेट भरवाओ। मैं अपनी जगह वहीं पर चिपकी वैसी ही खड़ी रही तो वो फिर से बोला, काम करवाओ तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मैं उसके साथ बैठकर काम करवाने लगी। वो बगल वाला कमरा देखा था मैंने अटक कर कहा। तो वो झांकते हुए बोला, पता नहीं, तुम आम लोग समझते हो कि हम मुजरिमों को कोई भगवान ही नहीं होता। मेरा जब भी दिल करता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तुम वो कमरा इस्तेमाल कर सकती हो, वो बहुत ही पवित्र जगह है। मैंने उसकी इस बात पर सिर हिला दिया। रात से मैं उस आदमी के साथ थी, लेकिन मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कोई धंधा करता होगा। जैसा उसका हुलिया था, उससे साफ लगता था कि वो आदमी सख्त नशे के असर में है। लेकिन जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो बड़े ही सामान्य और संजीदा अंदाज में मेरी हर बात का जवाब दे रहा था। क्या तुम भी नशा करते हो? काम के दौरान मैंने धीरे से उससे पूछा तो वो अपना सिर इनकार में हिलाकर अपने काम में दोबारा व्यस्त हो गया। मेरा सवाल अधूरा ही रह गया था। वो मुझे गौर से देखते हुए बोला, देखो, जो दिखता है वही बिकता है। अगर मेरा ये हुलिया है तो जिस किसी को भी नशा चाहिए होगा वो मेरे पास तुरंत आएगा और मैं उसे झोले से निकाल कर ये माल दे दूंगा। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था। मैं अपने मन में आने वाले सभी जज्बातों को छुपा रही नहीं थी। सारी उम्मीदें टूटने के लिए ही होती हैं। खैर, मैंने ये पैकेट बनाकर तैयार कर दिए हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े में मैं तुम्हें खुद लाकर दूंगा, जिन्हें पहनकर तुम शहर की किसी भी यूनिवर्सिटी के एरिया में बैठ जाना। स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास वो नशा है। हाँ, जितना दाम मैं तुम्हें बताऊं उतना ही लगाना। अपना मुनाफा मत कमाना। तुम्हें मैं अलग से तनख्वाह दूंगा। क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुम स्टूडेंट्स को नशा बेचते हो। मेरी बात का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो अपने काम में पूरी तरह से मगन हो चुका था। मेरा वहाँ पर बुरी तरह से दम घुटने लगा। दिल चाहा कि फौरन वहाँ से भाग जाऊं। मुझे यहाँ से जाना है, मैंने तेज लहजे में कहा। तो वो मुझे एक नज़र देखकर वापस अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर उसने बड़ी ही संजीदगी से कहा, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो इसके अलावा और क्या काम कर सकती हो? मतलब, मुझे वो इंसान अब कपटी लगने लगा। बताओ ना, इसके अलावा क्या काम कर सकती हो? बच्चे उठा सकती हो? ये सुनकर मेरी तो चीख ही निकल गई। हे भगवान, मैं ये कैसी जुर्म की दुनिया में आ गई हूँ। अचानक से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन तुम जैसे लोगों के साथ मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, ऐसा करो, एक चक्कर बाहर का लगा कर आओ, लेकिन सीधा यहीं पर वापस आना। अगर ना आई तो? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा तो कंधे उचकाकर बोला, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है। जाना चाहो तो जा भी सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम तुम्हारे ना होने से रुकने वाला नहीं है। तुम नहीं करोगी तो कोई और आ जाएगा। जाओ, एक चक्कर लगा कर आओ। मैं खामोशी से उठकर वहाँ से बाहर आ गई। दिल यही कह रहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का। बस अगर एक बार यहाँ से भाग गई तो इस काले पानी की सज़ा से बच जाऊंगी। दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, जिनकी सुनते हुए मैं वहाँ से निकल आई। लेकिन जैसे ही बाहर गली में आई तो वहाँ पर एक और ही दुनिया बसी हुई थी। बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद थे। कहीं पर टूटे फूटे बिल्डिंग्स बनी तो कहीं पर झोपड़ियाँ बनी हुई थीं। लोगों के हाथ में हथियार तो बड़े आराम से पकड़े हुए घूम रहे थे। बस इतना ही नहीं, 2-3 गलियाँ गुजर कर देखा
तो वहाँ लड़कियां धंधा कर रही थीं और एक जगह पर कुछ लोग बैठकर चरस फूंक रहे थे। वहाँ किसी को भी कोई डर नहीं था। हर कोई बड़े ही सुकून में नजर आ रहा था, जैसे जुर्म करना ही उन सबका जीना है। मैं वहीं घूम रही थी कि तभी अचानक एक मोटा सा आदमी मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ की तो नहीं लगती हो तुम। क्या तुम्हें पुलिस ने यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा है? मुझसे तो कुछ भी बोला ही नहीं जा रहा था। उस आदमी के सामने गई। उसने एक बंदूक अपनी कमर के पीछे पहन रखी थी। उसके पीले दांतों के साथ वह आदमी हद से ज़्यादा घिनौना इंसान लग रहा था। ये मेरी लड़की है, कुछ तो ख्याल कर दिलेर। इस आवाज़ को सुनने के बाद मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो नशेड़ी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उस्ताद, तेरी है तो इसे कुछ समझा कर भेजना था ना। बेकार में अभी ये मेरे हाथों मारी जाती। चल घर जा और इसे कुछ अकल सिखा दे। वो आदमी वहाँ से चला गया तो मेरी सांस में सांस आई। बताओ, रह सकती हो यहाँ इस शहर में अकेली? जो तुम्हें यहाँ सब कुछ खुला दिखाई दे रहा है, वही सब इस शहर की हकीकत है कि यहाँ लोग अपने गुनाह और भेष छुपाकर घूमते हैं। तुम मेरा पीछा करते रहे। उसकी सारी बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने तुरंत ये बात पूछी। अगर नहीं करता तो बिना बात मारी जाती। बताओ, अभी यहाँ पर घूमना है या फिर वापस चलोगी? मैं अब उसके आगे कुछ भी कहने से पहले चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं वापस आ गई जहाँ से मैं आई थी। इस दौरान हम दोनों ही चुप रहे। नाम क्या है तुम्हारा? घर पहुंचकर मैंने सवाल किया तो वह नरमी से बोला, रमन। लेकिन ये असली नाम यहाँ कोई भी नहीं जानता। यहाँ सब उस्ताद, नशेड़ी, पागल, चरसी इन्हीं नामों से बुलाते हैं। तुम्हारा भी जो दिल चाहे उस नाम से बुला सकती हो। कमरे में हम दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे थे। चाय पियोगी? मुझे कमरे में बिठाकर उसने पूछा, लेकिन बिना मेरा जवाब सुने वो चाय बनाने चला गया। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठकर वहाँ के लोग और रमन के बारे में सोचती रही। आखिर क्या कहानी होगी इस इंसान की जो वो इस तरह से रह रहा है? आखिर इसके भी तो कोई घरवाले होंगे। क्या उसे सुकून की नींद आ जाती है बच्चों की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद करके? बहुत सारे सवाल थे जो मेरे अंदर उथल पुथल मचाए हुए थे। वो जब चाय बनाकर ले आया तो हमने खामोशी से चाय पी। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो वो संजीदगी से बोला, कल तैयार रहना, तुम्हारे कमरे में कपड़े रख दिए हैं, कल काम पर भी जाना है। मैंने हाँ या ना नहीं बोला, बस चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं याद था कि उस कमरे में पूरा वक्त क्या हुआ। फिर वो यहाँ पर कपड़े कब लाया है? भगवान मुझे बचा लेना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ। अगर इस दुनिया में कोई मेरा होता तो इस तरह से धक्के नहीं खा रही होती। वो मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी रात थी जब पूरी रात मैंने सोने की जगह भगवान से सिर्फ शिकायतें की, वरना इससे पहले मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। मेरी माँ बड़ी ही नेक औरत थी जिन्होंने कभी भी मुझे भगवान से शिकायत करना नहीं सिखाया था। इसके बाद मैं अपनी चाची के रहमो करम पर रही और फिर सास के। जिंदगी में जो भी होता रहा उसे अपना नसीब समझकर चुपचाप झेलती रही। मगर अब दुख हो रहा था। पता नहीं कल मेरी वजह से ना जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी यहाँ बर्बाद होगी। फिर शायद पेट की मजबूरी थी या ज़िंदगी की, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को उस काम के लिए तैयार कर लिया। सुबह रमन ने ही मुझे उठाया। मैं उठकर तैयार हो गई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने काले रंग का थैला मुझे पकड़ाया और कहा, ये लो। फिर उसने मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया और कहा कि वहाँ जाकर बैठ जाना और 10 रुपये में हर पैकेट को बेचना। 10 रुपये का नाम सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, सिर्फ 10 रुपये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएं। अगर महंगा रखा तो फिर कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन मैंने तो सुना था कि नशा बहुत ही महंगा बिकता है। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, हाँ ऐसा भी है, और तुम्हें वजह भी तो बता दी है ना। महंगा हुआ तो कोई भी बच्चा उसे नहीं ले सकेगा। फिर हम कैसे हर जगह बेचेंगे अपना माल? मैं चुप हो गई। जाने के लिए आगे बढ़ी तो वो पीछे से बोला, अगर नशा करने के बाद तुम्हें कोई गालियाँ दे तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। मैंने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से वहाँ से चली आई। मेरा दिल तो वैसे ही घबरा रहा था, लेकिन अब जो करना था वो तो करना ही था। अगर मेरी किस्मत में इस गुनाह की दुनिया में कदम रखना लिखा था तो अब मैं वहाँ कदम रखकर ही रहूँगी। अगर मेरे नसीब में कुछ और लिखा होता तो भगवान फिर मुझे अपने आप ही उस रास्ते पर मोड़ देता। इसलिए मैं ऐसे ही थी, बड़े आराम से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेने वाली।
यूनिवर्सिटी में जैसे ही पहुंची तो बच्चे धड़ाधड़ मुझसे नशा खरीदने लगे। एक दो ने तो वाकई में गालियां दी कि नकली माल है तुम्हारा, पैसा भी तो देखो कितना कम ले रही हूँ। मैंने तुरंत हाजिर जवाबी दिखाई। ये कहने के बाद मुझे खुद पर भी हैरत हुई, मगर फिर मैं खामोश हो गई। सारा दिन बच्चे मुझसे वो पाउडर खरीदते रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन 1-2 घंटे में ही वो सारा माल बिक गया था। वापस जाने की जगह मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाकर अपनी चाची से मिल लूं और उन्हें बताऊं कि मुझ पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरी सास ने तो अजय के मरने तक की खबर भी उन्हें नहीं दी थी। लेकिन फिर मैं रुक गई, क्योंकि वो तो ना जाने कब से पत्थर दिल हो चुकी थी। उन्हें मेरी खुशी या गम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैं वापस इस गुनाह की नगरी में पहुंच गई। रमन अच्छी तरह से अपने काम में मगन था। वो एक मशीन पर बैठा पाउडर बना रहा था। ये पाउडर किस चीज़ का है? मैंने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर बोला, ऐसे ही अपनी तरकीब तुम्हें दे दूं? ये नकली है ना? मैंने अचानक कहा तो वो धीरे से मुस्कुराया। यानी कि तुम लोगों को नकली पाउडर बनाकर बेचते हो और फिर उन्हें लूटते भी हो? मेरी बात पर सुकून से उसने मुझे देखा और कहा, 10 रुपये में लूटना ठीक है या फिर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना? मतलब? मैं उसकी बात पर दंग रह गई। वो अपने कंधे उचकाकर बोला, सादा सा फंडा है। हर बढ़ता बच्चा न जाने अपने आप को कौन सी तोप समझता है। एक बार नशा करना वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कूल फंडा समझ लेता है। और कुछ ऐसे दोस्त भी बदतमीज़ मिल जाते हैं जो इस जिद पर अड़ जाते हैं कि जो नशा नहीं कर रहा है उसे भी ज़रूर इसका मज़ा देना है, और फिर वो ज़बरदस्ती इस शर्त पर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि असली चरस कैसी होती है। तो फिर ये क्या है? मैं जितना हैरान होती उतना कम था। ये सिंघाड़े का पाउडर है, कम से कम उन्हें ताकत तो मिले। इसे मैं पास बढ़कर आगे देखा तो सच में वहाँ पर सिंघाड़े ही पड़े हुए थे। इसका मतलब तुम कोई पेशेवर नशाखोर नहीं हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह रहते हुए भी भला कोई लोगों के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकता है। देखो लड़की, मुझे भी किसी ने इन सब कामों में लगाने की कोशिश की थी। मैं लग भी गया था, लेकिन फिर मुझे एक नेक इंसान ने संभाल लिया। घर बार छूट गया, लेकिन कसम खा ली कि किसी को भी अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। हर कोई मुझे नशाखोर, नशा बेचने वाला समझता है, मगर अंदर की हकीकत कोई भी नहीं जानता। जो पैसे मिलते हैं मैं उनसे और भी सिंगाड़े खरीद कर लोगों तक पहुंचाता हूँ। भला मुझे कौन सी जायदाद इकट्ठी करनी है? परिवार वाला कोई है नहीं, शादी हुई नहीं है, ना बच्चे हैं, तो इसी को चरस समझकर बस इसी में लग जाते हैं। और जब उन्हें मज़ा नहीं आता, मतलब जब वो चीज़ नहीं मिलती, समझ रही हो ना, तो फिर वो इसे खुद ही छोड़ देते हैं। और वाकियों में इतना महंगा नशा खरीदने की औकात ही नहीं होती। और फिर जो जिन्हें हर कीमत पर करना है वो तो कर ही लेते हैं। फिर भी मैं अपना किरदार जितना इस पेशे में निभा सकता हूँ निभा रहा हूँ, और तुम्हें भी इसीलिए मदद के लिए लाया हूँ। हम जुर्म को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे ऐसा ज़रूर बना सकते हैं जिससे कि लोगों को कोई नुकसान ना हो। वो बोलता जा रहा था और मैं उसकी सोच पर हैरान थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि होते हैं गंदगी में भी कुछ नेक इंसान जिन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद करने की फ़िक्र होती है। कुछ समय के बाद मैं खुद ही रमन से बोल पड़ी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब हम दोनों पति पत्नी सिर्फ चरस ही नहीं और ना जाने कितने ही गुनाहों से लोगों को दूर करने में लगे हुए हैं, मगर सिर्फ भगवान के लिए, वरना दुनिया के लिए तो हम अभी भी गुनाहगार और पेशे से मुजरिम ही कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।